आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत। मैं गोविंद शर्मा। आज हम लोग हिंदी विषय में कक्षा 10वीं की हिंदी विषय का तीसरा पाठ अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिएगा, पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन। निबंध है और निबंध की रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। पूर्व 3 दलीलें दी गई। दुष्यंत की पत्नी अभिज्ञान शकुंतलम के नाटक की नायिका शकुंतला को लेकर के भी टिप्पणी की गई है। अब आगे की क्या दलील है? दलील का मतलब होता है तर्क देना। इस तरह के तर्क का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। उपेक्षा का मतलब होता है किसी को उपेक्षित भाव से देखना। तो कहा कि तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। नाटक में जो प्राकृत भाषा बोली गई, उन प्राकृत बोलने का मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ थी या वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अनपढ़ होने का सबूत है और न गवार होना, क्योंकि उस जमाने में यदि बात करें तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के रूप में चला करती थी। और उसके बाद की जो लौकिक संस्कृत के बाद का जो भाव आया, वो भाव आया प्राकृत और पाली के रूप में। जो प्राकृत बोलने वाली व्यक्ति थे, प्राकृत बोलने वाली जो महिलाएं थी, उनको अनपढ़ और गंवार की श्रेणी में नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलती, इसका मतलब अनपढ़ नहीं है ना गंवार। अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र के में ऋषियों की वेदांतवादिनी, वेदांत का वादन करने वाली पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? उत्तर रामचरित्र की बात करें तो उसमें जो वेदांतवादिनी जो स्त्रियां हैं, वो कौन सी संस्कृत बोला करती थी? वो कौन सी भाषा बोला करती थी? क्या उनकी संस्कृत गंवार की संस्कृत होगी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। यदि बात करें कि भवभूति ने नाटककार रहे हैं, भवभूति कालिदास ने एक अच्छे नाटककार रहे हैं, यदि इन दोनों संस्कृत के अच्छे नाटककारों के जो नाटक है, जिस जमाने में इन्होंने अपने नाटक लिखे, उस जमाने में यदि शिक्षितों जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका समुदाय संस्कृत ही बोलता है, तो इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत पर बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का साहस करे। बोला कि उस समय का जो है वो संस्कृत थी, उस समय संस्कृत थी, तो अब प्राकृत भाषा आ गई। प्राकृत का मतलब धीरे धीरे जो है शब्दावली का प्रयोग बदलने लगा। भाषाई परिस्थिति ऐसी आई कि धीरे धीरे भाषा बदलने लगी। पहले संस्कृत का क्लिष्ट रूप के रूप में वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया, धीरे धीरे बोलचाल की भाषा संस्कृत बनी और उसमें लौकिक संस्कृत के रूप में उसको पढ़ा गया। और उसके बाद भी संस्कृत का मिश्रण जो है वो हिंदी में रूपांतरण होने लगा था। लोगों ने सामान्य जो है शब्दों का उच्चारण करना जो है उनको जटिलता लगती थी, इसलिए सहज शब्दों में उनका उच्चारण करने लगे थे। और यही कारण था कि उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। अब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियां जो है, वो महिलाएं जो है, उनको आप जो है अनपढ़ बताने का साहस नहीं कर सकती। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि यदि प्राकृत बोलचाल की भाषा थी, तो आप बताइए कि क्या उस जमाने की प्राकृत भाषा नहीं थी? इसके क्या सबूत हैं? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते। क्यों मिलते? क्योंकि प्राकृत उस समय प्रचलित भाषा न होती तो बौद्ध और जैन जो ग्रंथ हैं, वो बौद्ध और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? उन्होंने कहा कि जो बौद्ध मुनि हैं, देखिएगा, जैनियों और बौद्धों की भाषाएं प्राकृत और पाली के रूप में जानी जाती है। और उस समय तत्कालीन जो बौद्ध ग्रंथ थे और जैन ग्रंथ थे, वो प्राकृत और पाली में लिखे गए। तो यदि उस समय तत्कालीन जो है भाषा नहीं होती, प्राकृत और पाली भाषा न होती, तो बौद्ध और जैन ग्रंथ उन भाषाओं में लिखे नहीं जाते। भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में क्यों उपदेश देते? भगवान शाक्य मुनि और उनके चेले प्राकृत भाषा में उपदेश देते, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया? बौद्ध के जो त्रिपिटक ग्रंथ है, जो बौद्ध ग्रंथ है,
अभिधम्ब पिटक, सूत पिटक, इस तरीके से 3 पिटक के रूप में बौद्ध धर्म के ग्रंथ आते हैं। उन बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ जो है उनकी रचना भी प्राकृत में की गई है और जैन धर्म के जो ग्रंथ है उनकी रचना पाली भाषा में की गई है। तो उनकी रचना किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। बोला कि आपने सारा एनालाइज किया, सब कुछ आपने पढ़ा इसको, इसके बाद लगा कि उस समय तत्कालीन भाषा जो थी वो प्राकृत थी, इसीलिए प्राकृत भाषा सर्वसाधारण होने के कारण वहां के साहित्य में भी वो अपना स्थान ग्रहण करता है। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है, इसलिए प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ होने या अशिक्षित होने का भाव नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित तत्कालीन बुद्ध कालीन काव्य धाराएं, बुद्धकालीन काव्य आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए, वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादन इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। कि उस समय में यदि वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, उस समय जो है उसका प्रयोग किया करते थे, तो यदि वो उस जमाने में गंवार और अनपढ़ों की भाषा थी तो हिंदी के प्रसिद्ध अखबार का संपादन भी जमाने तो यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक भी इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। देखिएगा कि जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, कुमारपाल चरित्र जैसे आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, यदि वो अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी का प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार भी गंवार हो सकता है। देखिएगा कि गाथा, सप्तशती उस जमाने का तत्कालीन जो समय था प्राकृत का बहुत ही आदि ग्रंथ था और कहते हैं कि इसमें गाथाओं के माध्यम से जो है इसमें गाथा छंद था और गाथा छंद के माध्यम से लिखा गया था। लगभग 700 या 800 गाथाएं इसमें गाई गई और इसका जो रचनाकार था वो था हाल या यूं कहें तो शालिवान नाम का कोई रचनाकार इसका रहा है, शालिवान, जिसने गाथा सप्तशती लिखी है। प्राकृत भाषा का एक अच्छा ग्रंथ है। अगला आता है सेतुबंध महाकाव्य। सेतुबंध काव्य भी महाराष्ट्र साइड में चलते हैं तो वहां भी प्राकृत भाषा का जो प्रादुर्भाव हुआ वहां से निकला हुआ एक अच्छा प्राकृत का काव्य है। ये ध्यान रखिएगा कि ये गीति काव्य है गाथा सप्तशती, जबकि एक नाट्य के रूप में प्राकृत महाकाव्य लिखा गया। इसका जो रचनाकार रहा वो था प्रवरसेन द्वितीय। कौन? प्रवरसेन द्वितीय इसका रचनाकार रहा है। और अगला आता है कुमारपाल चरित्र। कुमारपाल चरित्र जो है वो भी प्राकृत का एक अच्छा ग्रंथ रहा है। इसके जो रचनाकार थे वो थे जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी ने ये ग्रंथ लिखा है। यदि ये सारे ग्रंथ लिखने वाले रचनाकार यदि अनपढ़ और गंवार हैं तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादन भी इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। उससे पूर्व उत्तर रामचरित्र की बात हुई है। ध्यान रखिएगा कि उत्तर रामचरित्र जो है वो बहुभूति का एक नाटक है जिसकी रचनाकार बहुभूति है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल के प्राकृत हैं। सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली भाषाएं उस जमाने की थी। देखिएगा कि प्राकृत के बाद बोलबाला हुआ अपभ्रंश का, और ये अपभ्रंश कहीं न कहीं इन्हीं की भाषाओं से हिंदी की उत्पत्ति के विकास की बात की जाती है, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश और पाली अपभ्रंश के रूप में इनको देखा जा सकता है। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य और शिक्षित पंडित हो सकते थे जिस तरह से कि हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, ये बात कैसे मानी जा सकती है? पुराने जमाने में स्त्रियों को
के लिए कोई विश्वविद्यालय नियमबद्ध न था, कि कोई विश्वविद्यालय नहीं था, किसी महिला के लिए कोई कॉलेज नहीं था, फिर भी नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख पुराणों में न मिले तो इसमें कोई आश्चर्य न है। उल्लेख उस समय उसका कहीं रहा भी हो और नष्ट हो गया हो तो। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे। उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम जो है वो पुष्पक विमान में बैठ करके आए, तो पुराने जमाने में भी जो है विमान उड़ा करते थे। बताइए कि उनके बनाने की विधि सिखाने वाला कोई शास्त्र है क्या? कि पहले पुष्पक विमान जो है राम जी जो है पुष्पक विमान में वहां से लंका से ले यहाँ अयोध्या आए, तो क्या उस विमान को बनाने की कोई कलात्मकता है क्या, कोई विधि है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने बनाया। बड़े बड़े जहाजों में सवार होकर के लोग दीपांतर का मतलब तो द्वीपों में अंतर, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में को जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने की कोई नियमबद्ध प्रणाली का कोई दर्शक ग्रंथ है क्या? नहीं है। पुराण आदि में भी विमानों और जहाजों की गई यात्राओं के हवाले देकर के उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं। हमने कहा कि हमारे राम जी पुष्पक विमान में आए, रावण जो है सीता माता को जो है पुष्पक विमान में लेकर के गया, हमने बड़े गर्व से उस बात को स्वीकार किया है। लेकिन पुराने ग्रंथों में कहीं न कहीं जो प्रगल्भ पंडित है, अपने पंडितों में अपने ज्ञान में जो अपने आप में ईगोफुल लोग हैं, जो प्रगल्भ हैं, जो बोलने में एक्सपर्ट है, उन पंडितों के नामों उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख और अनपढ़ गवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्र ज्ञाता और इस न्याय संहिता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। बोलते हैं कि वेद किसने लिखे? वेद लिखे हैं जो कि ईश्वर से रिलेटेड है, ईश्वरकृत है। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना और उनका दर्शन ईश्वर आदि स्त्रियों से करावे। क्या कहा कि जो वेद लिखे गए हैं, वेद किसके द्वारा लिखे गए हैं? हम मानते हैं कि वेद ब्रह्म के द्वारा लिखे गए हैं। ब्रह्मा के द्वारा वेदों का निर्माण हुआ और ब्रह्मा जो है उन्होंने वेद बनाए। और ब्रह्म कौन है? ब्रह्म आदिदेव है जिन्होंने वेदों का निर्माण किया। उन्हें ब्रह्मा के द्वारा हम ईश्वरकृत वेद को मानते हैं। और जो वेद मंत्र है वो कौन लिख रहा है? विश्वरा नाम की स्त्रियां लिख रही है। और हम उन्हें कहकर पढ़ाना भी पाप समझे और हम ये सोचे कि उन्हें ककार का ज्ञान भी जो है, वर्ण का ज्ञान भी जो है उनके लिए पाप है, स्त्रियों को पढ़ाना पाप है। शीला और विद्या के विषय में पूछा कि शीला विद्या कौन थी? ये भी तो स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है, आदर प्राप्त किया है या नहीं किया? सारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं हैं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के ग्रंथ थेरी गाथा, देखिएगा बौद्धों के द्वारा गाए जाने वाले जो गीत हैं उनको थेरी गाथा कहा जाता है। जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, वे क्या अनपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने का की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ ऐसी बात से मुझसे निकालेगा? ऐसा कौन विद्वान है? विज्ञ का मतलब विद्वान, जो अपनी बात या अपने मुंह से बात कहेगा। और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? यदि कोई निकालेगा भी तो उनकी बात को कौन मानेगा? आगे देखिएगा, अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों अपना पांडित्य, अपनी क्वालिटी, अपना जो ज्ञान है, अपनी जो विद्वत्ता है वो प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादी, ब्रह्म का वादन करने वालों को हरा दे। मंडन मिश्र की जो सहधर्मचारिणी है, अर्थात पत्नी जो है वो शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, उनको भी हरा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती है? इससे अच्छी बात तो क्या होगी? ये सब पापी पढ़ने का अपराध है, यानी उनको हरा दिया, इसका मतलब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ये सारा दुराचार, बुरा आचरण स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। ऐसा कुछ लोगों के तर्क हैं जो उन कुतर्कों का खंडन ही मालवीय प्रसाद द्विवेदी कर रहे हैं। समझे? स्त्रियों को लिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ये लाइन, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट,
स्त्रियों यदि पढ़े तो जहर के समान, और पुरुष के लिए ये पीयूष का घूंट, अमृत की घूंट के समान। कैसे? स्त्री यदि पढ़ती है तो जहर है, अर्थात नुकसान देने लायक है, नष्ट करने वाली है, मार देने वाली शिक्षा उसके लिए है। अर्थात स्त्री यदि पढ़ लेगी तो वो जहर के समान नुकसान देने वाली होगी, और यदि पुरुष पढ़ेगा तो वो अमृत के समान जीवनदायक होगा। ये कैसे हो सकता है? ऐसी जो दलीलें हैं, ऐसे जो तर्क हैं, ऐसे जो दृष्टांत हैं, उनके आधार पर कुछ लोगों की स्त्री अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। आज हमने यहाँ तक इसका अध्ययन किया है, आगे जो है हम शेष पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।